नमस्कार। आन 247 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और बिल्कुल आप तन मन धन से परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे और करना भी चाहिए, है ना। बिल्कुल नवंबर भी खत्म होने वाला है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में 12th का एग्जाम हो जाएगा बोर्ड का। तुरंत फिर 2 फरवरी से 12th का और फिर 17 फरवरी से मैट्रिक का एग्जाम शुरू हो जाता है बिहार बोर्ड में। तो अब समय नहीं है, अब आपको लगना होगा और पूरे मन से लगना होगा। सारे काम धाम छोड़कर, क्योंकि बिहार के बच्चों के लिए मैट्रिक का जो एग्जामिनेशन होता है, परीक्षा होता है, वो बिल्कुल पहली परीक्षा उनकी होती है जिसमें लोग उनका स्कोर कार्ड देखते हैं और उनका रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। इसके पहले आपको भी पता होगा, आज तक आपसे किसी ने नहीं पूछा होगा कि 6 में कितना नंबर आया, क्लास 7 में कितना नंबर आया, क्लास 8 में कितना नंबर आया। आपके जो स्कूल में भी एग्जामिनेशन चल रहे हैं, है ना, हाफ ईयरली होता है जो 6 मंथ पे, है ना, 3 मंथ वाला जो एग्जाम होता है, इसके बारे में भी आपके घर में चर्चा नहीं होती है कि कितना नंबर आया। लेकिन जब आप सेंटर पे एग्जाम देने जाएंगे 17 फरवरी को, फिर रिजल्ट आएगा मार्च में, तब इसकी चर्चा चारों ओर होगी। तो हम चाहते हैं कि आप दूसरे को एक ऐसे रिजल्ट के बारे में बताएं जो आप भी बताते समय गौरवान्वित महसूस करें कि हाँ, हमने 450 नंबर अर्जित किया है, हमने 440 नंबर लाया है। इट मींस 80% से नंबर ऊपर कम से कम आना चाहिए। और इस समय अभी जो परीक्षा का वर्तमान प्रणाली है, जो पैटर्न है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछने का, वो बहुत ही आसान कर दिया है और मैक्सिमम बच्चे 80% से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। एक समय हुआ करता था कि बच्चे पास नहीं हो पाते थे, वो अलग समय था। लेकिन अभी जितने बच्चे शामिल हो रहे हैं, मैक्सिमम जो बच्चा है थोड़ा बहुत पढ़ने में तेज है, वो 80% स्कोर कर रहा है। अगर आपने नहीं किया तो आप उन सबसे पीछे हो जाएंगे। इसलिए अब करें, मात्र 2 महीना समय है, सारे काम धाम को छोड़ करके बिल्कुल आपको एग्जामिनेशन की तैयारी में लग जाना चाहिए। और जहां तक मेरी बात है, तो जहां भी आपको किसी तरह का डाउट हो, किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी सब्जेक्ट का, आप कमेंट करेंगे, लगातार हम आपसे जुड़े रहेंगे और उस टॉपिक को डिटेल डिस्कशन के साथ हम आपके सामने रखेंगे। चाहे किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, हम उस पर डिस्कस करेंगे और उसे आपको समझाने का हर संभव प्रयास करेंगे, अगर आप हमसे जानना चाहते हैं तो। फिलहाल अंग्रेजी में 3 क्लास आपको नरेशन का मिल चुका है कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लाया जाता है। एक बार और बताते हैं, सिंपल सेंटेंस रहता है, सेड को टोल्ड में बदलते हैं ऑब्जेक्ट रहने पे, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट लगाते हैं और इसके सारे पर्सन को चेंज करते हैं। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नहीं बदलता है। फिर हम आपको बताएं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड या टोल्ड यानी कि पास्ट में चला जाता है, तब आप क्या करते हैं, तो पर्सन तो बदलता ही है, साथ साथ इसका टेंस भी बदल जाता है। ये हम सिखा चुके हैं आपको। आज उसी से जुड़ा हुआ एक अत्यंत महत्वपूर्ण, कर सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसमें बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं। वो क्या कहानी है कि यहां रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा लेकिन फिर भी इसका टेंस नहीं बदलेगा। हो गई ना कहानी कि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है, सेड और टोल्ड है वहां पे, लेकिन फिर भी इन्वर्टेड कॉमा वाला जो सेंटेंस है उसका टेंस नहीं चेंज होगा, जिस टेंस में है उसी टेंस में रह जाएगा। कब होगा ऐसा, आइए समझते। देखिए, अगर इन्वर्टेड कॉमा में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, है ना, कोई ऐसा सत्य जो काटा नहीं जा सकता है, कहने का मतलब कि जिसे जो है सो गलत साबित नहीं किया जा सकता है, जो हमेशा होता है वो रहे, और किसी तरह का कहावत या कथन रहेगा अगर सेंटेंस में, तब पास्ट में रहते भर में भी वो टेंस बदलने वाला नहीं है। नहीं तो उसका पूरा सेंटेंस का मीनिंग ही बदल जाएगा, अर्थ ही बदल जाएगा, टेंस आपने जहां चेंज किया। तो टेंस नहीं चेंज कब होगा, अब यहीं पे बच्चे कंफ्यूज, सर वहां तो पास्ट में बोले थे कि रहेगा, तो इसका लो टेंस भी बदल देते हैं वो लोग। तो टेंस नहीं बदलना है, वैसे सेंटेंस से हम आपकी जान पहचान कराएंगे। अभी कुछ एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल देकर के हम क्लियर करेंगे कि हाँ, यहाँ टेंस नहीं बदलेगा। और क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है कॉमा ब्रैकेट की, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, या फिर किसी तरह का कथन है, किसी तरह का कहावत है। ठीक है, देखिए जैसे इसने लिखा, ही सेड टू मी
द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अगर आप चेंज करने चले और यहां मूव्ड कर देंगे पास्ट, ये ना है कि हाँ सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आपने कहा था कि अगर ये सेड ये टोल्ड है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे ही आप मूव्ड करेंगे क्या रिजल्ट निकलेगा? रिजल्ट निकलेगा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती थी, अभी नहीं घूमती है, अभी भी घूमती है। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा कि यूनिवर्सल ट्रूथ जो घटना सदियों से घटती आ रही और चलेगी, तो ऐसे काम में हम लोग टेंस को नहीं बदलेंगे, केवल जो है सो जैसे लिखा हुआ है वैसे ही हम लोग लिख देंगे। ठीक है, देखिए चेंज कीजिए, क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी दैट, टोल्ड हो जाएगा क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट है, और बाकी जैसे लिखा हुआ है उसी तरह से आपको इसमें लिख देना है ना। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, हो गया। जैसे लिखा था वैसे ही आपको क्या करना है? लिख देना है। बहुत आसान है। और यही लोग मूव्ड कर देंगे तो पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा, उसका अर्थ गलत हो जाएगा पूरा का पूरा। और ऑप्शंस में रहेंगे वहां पे, जो 12th के बच्चे अपियर होंगे अंग्रेजी के एग्जाम में, तो वहां पे ऑप्शन में मूव्ड भी रहेगा, लेकिन आपको फंसना नहीं है। क्या बात सुने ना कि बहेलिया आएगा दाना डालेगा लेकिन उसमें फंसना नहीं है। तो आपको फंसना नहीं है, बिल्कुल सारा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं कि आपको कैसे निकलना है और एक अच्छे नंबर पे के पास पहुंचना है। ठीक है, द टीचर सेड लेबर नेवर गोज इन वेन। फिर वही आगे कहावत यहां पे, यहां पर सेड का सेड रहेगा। द टीचर सेड दैट, द टीचर सेड दैट। और फिर लेबर नेवर गोज इन वेन, इसका मतलब क्या होता है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक कहावत है, ये कथन है ना, लेबर नेवर गोज इन वेन, है ना, लेबर नेवर गोज इन वेन। इन्वर्टेड कॉमा समाप्त हो गया। तो इसे एज इट इज क्यों रखे कि जैसे ही हम इसे आप पास्ट में लेकर चल जाएंगे तो कहेंगे कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती थी, हो जाएगा। अभी भी कह रहे हैं कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, जिसने भी मेहनत किया उसे सफलता मिली। समय लगा, समय लगता है। आपने अगर लक्ष्य बड़ा तय कर लिया है तो समय लगता है, लेकिन आपने जो मेहनत किया वो कभी बेकार नहीं जाती। आपके एक एक कदम जो आपने चला है अपने मंजिल को पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, वो हर एक कदम का हिसाब है। हर एक कदम एक सीढ़ी बनता गया है और आप लगातार लगे हैं, युद्ध के मैदान से आप नहीं भागे हैं, तो जीत सुनिश्चित है। इसीलिए ये स्टेटमेंट लिखा जाता है कि लेबर नेवर गोज इन वेन, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। तो ये एक कथन है, और कथन है तो आप इसे पास्ट में ले जा सकते हैं। ये एज इट इज जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आपको लिख देना है। उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। तीसरी सेंटेंस की ओर चलिए। माई फादर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, फिर वही सेंटेंस आपका आ गया, फिर एक स्टेटमेंट आया है, माई फादर सेड दैट, है ना, माई फादर सेड दैट। फिर जैसे एज इट इज ये लिखा हुआ था, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वैसे ही इसको आपको क्या करना है? लिख देना है ना। बहुत आसान। तो न टेंस का लफड़ा है, न पर्सन बदलना है, जैसे है उसी तरह से आपको लिख देना है। अगर पर्सन बढ़ाएगा तो चेंज होगा, है ना, लेकिन जैसे था ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हमने एज इट इज वैसे लिख दिया। और जैसे ही आप क्या फिर कहेंगे सर आपने तो कहा था कि ये सेड होगा, तो इसे आप इज एम आर वाज वर्ब में बदलता है। तो वाज वर्ब में कब बदलेगा? जब कोई सिंपल सेंटेंस रहेगा। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वैसा सत्य है जिसको गलत नहीं साबित कर सकते आप, है ना। ये सदियों से रहा है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, और आपसे हम उम्मीद भी करेंगे कि बिल्कुल अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते चलेंगे, ईमानदारी से दिखावा नहीं करना है, नहीं तो दिखावा करते रह जाएंगे और लोग आपसे आगे निकल जाएगा। तो विद्यार्थी जीवन आपको सिखाता यही है ना, कि अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, ईमानदारी से दिए हुए सारे काम को करते हैं,
जो भी आपको वर्क दिया जाता है उसको आप कंप्लीट करते हैं तो परिणाम भी आपको पॉजिटिव मिलेगा। ये कभी गलत हो ही नहीं सकता कि आपने ईमानदारी से मेहनत किया और आपको परिणाम नहीं मिला। अगर नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं अपने आप को देखना है, आपको जज करना है कि कहां पे हमने गलती की। आजकल लोग दूसरे की ईमानदारी देखते हैं ना, आपको अपने अंदर ईमानदारी लाना है और ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो परिणाम भी मिलेगा। और जिस सेक्टर में आप जाएंगे पढ़ाई करने के बाद, वहां भी अगर आपने ईमानदारी दिखाई तो आपको एक अलग मुकाम मिलेगा और आप जो है सो लोगों के बीच एक ईमानदार बन करके जाने जाएंगे। आज लोग देखता है दूसरे की ईमानदारी, लेकिन ईमानदारी है नहीं अंदर, है ना। तो खुद ईमानदार बनना है, उसके बाद दूसरे से अपेक्षा करनी है कि हाँ उसने ईमानदारी से काम नहीं किया। तो ये भी एक कहावत है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसमें भी इज को आप वॉज नहीं कर सकते हैं, है ना। वॉज करेंगे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति थी, क्या अभी नहीं है? अभी भी सबसे अच्छी नीति है ईमानदारी। तो ये इस तरह से आप सीख सकते हैं। He said the sun rises in the east. क्या हो जाएगा इसमें? He said that, ये भी सूर्य पूरब में उगता है तो the sun rises in the east। जैसे है वैसे ही लिख दो, the sun rises in the east, है ना। सूर्य पहले भी पूरब में उगती थी, अभी भी उगती है, सदियों तक उगती रहेगी, है ना। तो ये समझने वाली बात है। जैसे ही आप इसमें उसका ये पास्ट में लेके चले जाएंगे तो मामला गड़बड़ है, सारा अर्थ ही बदल जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि जब यूनिवर्सल ट्रूथ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ जाए कि वैसा सत्य जिसको गलत नहीं साबित किया जा सकता है, यहां पास्ट में रहते भर में इसे आप पास्ट में नहीं करेंगे। इस बात को रट लीजिए और ऐसे और भी सेंटेंस का प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। लास्ट देखेंगे हम लोग, ही सेड वर्क इज वर्शिप। क्या हो जाएगा? ये भी एक कहावत है, ही सेड दैट, है ना। जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आपको इसमें क्या करना है, लिख देना है, वर्क इज वर्शिप, है ना। ये क्या, ये भी एक कहावत है, आपको भी पता होगा, लोग बोलते होंगे वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है ना। इसलिए अपने कर्म को ठीक रखना है, अपने काम को ठीक रखना है, ईमानदारी से काम करना है, वही पूजा है सबसे बड़ी, है ना। ऐसा नहीं है कि आप जब पूजा करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। आप ईमानदारी से काम भी करते हैं, ईमानदारी से किसी व्यक्ति की मदद करते हैं, है ना, जो जिसकी जरूरत है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। कोई अगर बीच में फंस रहा है रास्ते में, उसे आप मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं, पहुंचा रहे हैं, उसके हाथ को पकड़ रहे हैं, उसको हमेशा आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, यह भी एक पूजा है। इसीलिए तो कहा गया है कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। कि आप जिस भी फील्ड में हैं, आप एक किसान हैं, आपको खेती में काम करना है, वहीं से आपको सफलता मिलेगी। अगर आप शिक्षक हैं तो अपने बच्चों को बेहतर से पढ़ाना है, वहां सफलता मिलेगी। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। तो ये भी एक प्रकार का स्टेटमेंट है, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस हैं, सारे सेंटेंस को हम अगर इधर पास्ट में भी है, रिपोर्टिंग वर्ब, सेड है, टोल्ड है, ये भी रहेगा तो हम इधर जो है सो इसका टेंस नहीं बदलेंगे। उम्मीद है इस क्लास से आप कुछ न कुछ सीखे होंगे। और आप कहीं भी कोई प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन बैंक से, प्रीवियस क्वेश्चन या सेट प्रैक्टिस से, तो आपको इस तरह का प्रश्न मिलेगा, तब दोबारा आप इसमें गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना। इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, है ना, वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद WH वर्ड, फिर एक सेंटेंस इंपरेटिव, नरेशन को कंप्लीट करके फिर हम लोग प्रीपोजिशन की ओर आगे बढ़ेंगे और ग्रामर का लगभग पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। फिर होगा सिर्फ प्रैक्टिस। कुछ क्वेश्चन लेकर के आएंगे हमेशा 10 या 15। इसी तरह से फिल इन द ब्लैंक्स का बाई ऑप्शन हम आपको 10 क्वेश्चन भी अगर लगातार एक्सप्लेन करेंगे तो वो 10 क्लास ही आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन करवा देगा। चाहे वो टेंस का प्रॉब्लम हो, वॉइस का हो, नरेशन का हो, आर्टिकल का हो, एडजेक्टिव हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, किसी तरह का प्रॉब्लम हो, सारा उसमें सॉल्व करेंगे हम आपके साथ। तो बिल्कुल कह दिए कि अब एग्जामिनेशन तक हम आपके साथ बने रहेंगे। तो आप भी जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।